विद्यार्थियों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन एवं उसकी प्रमुख विजयों के बारे में चर्चा की। आज के ये जो वीडियो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली। जो मौर्य प्रशासन था उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जिनमें लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श, सत्ता का केंद्रीकरण, उत्तम न्याय व्यवस्था, कुशल नगर प्रशासन और सुगठित गुप्तचर प्रणाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो केवल एक महान विजेता ही नहीं था, बल्कि वह एक कुशल एवं योग्य प्रशासक भी था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की जो इंडिका है उससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। जो केंद्रीय प्रशासन था उसके अंतर्गत सम्राट जो था, जो केंद्रीय प्रशासन था मौर्य काल में, वो उसका स्वरूप राजतंत्रात्मक था। जो सम्राट था, राजा था, वो राज्य का मूल आधार था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा ही राज्य है। और मौर्य काल में आनुवंशिकता के सिद्धांत का कठोरतापूर्वक पालन किया जाता था और अधिकतर ज्येष्ठ पुत्र होता था, वही उत्तराधिकारी होता था। फिर भी उत्तराधिकार हेतु जो राजकुमार थे उनमें आपस में झगड़े भी होते थे। सिद्धांततः जो राजा होता था वो निरंकुश था, किंतु स्वेच्छाचारी नहीं होता था। राजा के पास समस्त अधिकार एवं शक्तियाँ जो राज्य की थी वो केंद्रित थी। वही सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश भी था। सैनिक, न्यायिक, वैधानिक एवं कार्यकारी मामलों का पूरा अधिकार राजा को था और राजा का जो प्रमुख कर्तव्य था वो प्रजा की भलाई करना था। राजा ही राज्य के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य भी करता था। नेक्स्ट है मंत्री परिषद। शासन संचालन में सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद जो होती थी वो महत्वपूर्ण मामलों में सम्राट को सलाह देती थी। मंत्री परिषद का अधिवेशन दैनिक राजकार्यों के लिए नहीं होता था। ये आवश्यक कार्यों के लिए ही इसकी बैठक है वो आयोजित की जाती थी और इसकी जो मंत्रणा थी गोपनीय होती थी। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। मंत्री परिषद के सदस्य अलग अलग बताए गए हैं, जैसे किसी ने 12, किसी ने 16 या किसी ने 20 बताए हैं। अशोक के अभिलेखों में मंत्री परिषद के लिए परिषद शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है मंत्रीण। मंत्री परिषद के अतिरिक्त राज्य के दैनिक प्रशासनिक कार्य जो होते थे उनके लिए 3 या 4 मंत्रियों की एक उप समिति भी होती थी। इसे मंत्रीण कहा जाता था और मंत्रीण को 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था और ये राजा को सलाह व परामर्श देने का कार्य करते थे। किसी भी काम को करने से पहले राजा इनसे सलाह अवश्य लेता था और इनकी नियुक्ति सभी प्रकार की जांच करने के बाद ही की जाती थी। वस्तुतः ये ही राजा के प्रमुख मंत्रणादाता और सहायक थे। अन्य पदाधिकारी। अग्रमात्य जो प्रमुख मंत्री तथा सहायक होता था। महामात्र विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, राजूक प्रांतीय स्तर का उच्च अधिकारी, प्रादेशिक प्रदेश का प्रमुख अधिकारी, युक्त जिला कोष की देखरेख करने वाले अधिकारी और दम महामात्र आदि। उच्च अधिकारी या प्रशासनिक विभाग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है और इनकी संख्या 18 थी। अधिकतर स्थलों पर इन्हें महामात्य की संज्ञा दी गई है। जो तीर्थ थे 18, जो 18 मंत्री थे जो कि प्रशासनिक विभाग के उच्च अधिकारी भी थे, वो इस प्रकार हैं। पहला है मंत्री और पुरोहित। इन दोनों पदों पर ही चाणक्य ही सुशोभित रहा होगा। ये प्रधानमंत्री होता था और धर्माधिकारी का कार्य भी करता था। दूसरा है सेनापति, जो कि युद्ध विभाग का मंत्री होता था। तीसरा युवराज, राजा का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता, जो कि राजस्व विभाग का प्रधान होता था, अर्थात ये वित्त मंत्री होता था।
और कर एकत्र करने का कार्य करता था। सन्निदाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रदेश स्टाफ, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, नायक, सेना का संचालक और युद्ध में सेना का नेतृत्व करता। कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, दंडपाल, पुलिस अधिकारी, व्यवहारिक, नगर का प्रमुख, न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय का, नागरिक अथवा पौर, नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल, दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष अथवा गृह रक्षा मंत्री, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अर्थात सीमा मंत्री, आठविक, वन विभाग का प्रधान, द्वारिक, राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अथवा राजद्वार रक्षक, आंतरवर्षिक अंतपुर का अध्यक्ष या अंग रक्षकों का प्रधान, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं से संबंधित मंत्री। कौटिल्य की शासन पद्धति में अध्यक्षों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये राज्य की जो दूसरी श्रेणी के पदाधिकारी थे, मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। स्ट्रेबो ने इन्हें मजिस्ट्रेट के नाम से पुकारा है। विभिन्न विभागों में अध्यक्ष के रूप में मंत्रियों के नीचे ये कार्य करते थे। कुछ प्रमुख अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। लक्षणा अध्यक्ष अर्थात मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष, मापतोल का अध्यक्ष, शुल्क का अध्यक्ष, राजकीय धन, जुर्माना इत्यादि कार्यों का अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, आकार अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, विविधता अध्यक्ष, चारकों का अध्यक्ष, पणिया अध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष, नव्या अध्यक्ष, नौसेना का अध्यक्ष, सुना अध्यक्ष, बूचड़खाने का अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, गणित का अध्यक्ष, वेश्यों का निरीक्षक, लवणा अध्यक्ष अर्थात नमक अधिकारी, मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग, महामात्रा प्रसरण, गुप्तचर और खुफिया, पुलिस और सूचना विभाग का अध्यक्ष, सूत्रा अध्यक्ष, रुई कातने कपड़ा बुनने के उद्योग का संचालन करने वाला, रूप दर्शक सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी। जो 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष हैं, इनके क्या कार्य थे या किस विभाग से संबंधित थे, ये अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर याद कर लें। इस प्रकार प्रथम श्रेणी के अमात्य मंत्रिन के सदस्य, द्वितीय श्रेणी के अमात्य मंत्री परिषद के सदस्य और तृतीय श्रेणी के अमात्य विभागीय अध्यक्ष होते थे। और इनके जो वेतन थे वो जैसे 48,000 पण मंत्रिन के सदस्यों को दिए जाते थे, और जो मंत्री परिषद के सदस्य थे उनको 24,000 अथवा 12,000 तथा अध्यक्ष जो होते थे विभाग के उनको 1,000 पण वेतन दिया जाता था वार्षिक। प्रांतीय शासन, प्रांत जो था वो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तृत साम्राज्य और उस युग की परिवहन तथा संपर्क व्यवस्था को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त ने अपने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया और इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। अशोक के समय प्रांतों की संख्या बढ़कर 5 हो गई थी। जो प्रमुख प्रांत थे वो इस प्रकार है। पहला है उत्तरापथ अर्थात उत्तरी पश्चिमी प्रांत, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसमें कंबोज, गांधार, कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब आदि क्षेत्र सम्मिलित थे। दूसरा प्राच्य अथवा प्राची अथवा मध्य देश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल सम्मिलित थे। तीसरा अवंती, जो कि पश्चिम प्रांत था, राजधानी उज्जैनी थी। इसमें गुजरात, काठियावाड़, मालवा, राजपूताना आदि प्रदेश सम्मिलित थे। चौथा है कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोसली। पांचवा है दक्षिणापथ अथवा दक्षिणी प्रांत, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी और इसमें विंध्याचल के दक्षिणी का भूभाग शामिल था। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था, जो कुमार महामात्र कहलाते थे। प्रांतों के शासन संबंधी सुविधा की दृष्टि से उप विभागों में प्रांतों को बांट दिया गया था। प्रांत जो थे उनके जो उप विभाग थे वो इस प्रकार थे, जैसे सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य, उसके बाद प्रांत के बाद आहार, विषय अथवा जनपद का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था समाहर्ता। इसके बाद
स्थानीय जो कि 800 ग्रामों का समूह था, और स्थानीय जो था वो द्रोणमुखों में विभाजित था, जो कि 400 गांवों का समूह था द्रोणमुख। खावर्टिक जो था 200 गांवों का समूह था, और संग्रहण 100 गांवों का समूह कहलाता था। और जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी कुमारामात्य जो था, उसकी सहायता हेतु प्रत्येक प्रांत में महामात्र नामक अधिकारी होते थे। नेक्स्ट है ग्राम प्रशासन। गांव का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो ग्रामिक कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, जो गांव के बड़े बूढ़ों अथवा जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता था, और ग्राम सभा की सहायता से गांव का शासन चलाता था। ग्राम के रीति रिवाज राज्य के लिए मान्य होते थे। गांव को अपने आंतरिक शासन में पर्याप्त स्वतंत्रता थी। गोप जो होता था उसके अधिकार क्षेत्र में 10 गांव होते थे। नेक्स्ट है नगर प्रशासन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार बड़े बड़े नगरों के प्रबंध के लिए नगराध्यक्ष अथवा नागरक नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए लिखा है कि नगर का जो प्रशासन है वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। जो प्रथम समिति थी वो शिल्प कला समिति कहलाती थी, जो कि उद्योग धंधों तथा नागरिकों के तत्संबंधी कार्यों की देखभाल करती थी। दूसरी जो समिति थी वो विदेश समिति कहलाती थी, और विदेशियों की देखभाल करती थी। उस युग में भी व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, भ्रमण आदि के संबंध में अनेक विदेशी यात्री भारत में आते रहते थे, और ये समिति उनकी गतिविधियों और कार्यों, निवास, भोजन, औषधि और अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान देती थी। तीसरी जो समिति थी वो जनगणना का काम करती थी। जनसंख्या समिति थी, जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। चौथी समिति उद्योग अथवा व्यापार समिति थी, जो कि वाणिज्य और व्यवसाय संबंधी कार्य को देखती थी। यह समिति बिकने वाले सामान, माप और तौल के परिणाम के सही प्रयोग पर नियंत्रण करती थी। पांचवी जो समिति थी वो वस्तु निरीक्षक समिति कहलाती थी, अर्थात इसका कार्य नई और पुरानी वस्तुओं की मिलावट को रोकना था। निर्मित वस्तुओं के विक्रय का अथवा मिलावट का निरीक्षण का कार्य ये समिति करती थी। छठी समिति कर निरीक्षक समिति कहलाती थी, और इसका जो प्रमुख कार्य था वो बिक्री कर वसूल करना था, कर चोरी को रोकना था, और जो भी व्यक्ति बिक्री कर की चोरी करने का प्रयास करता उसे सख्त सजा दी जाती थी। रक्षण जो होते थे नगर में अनुशासन रखने वाले तथा अपराधी मनोवृत्ति के दमन करने हेतु जो पुलिस व्यवस्था थी उसको रक्षण कहा जाता था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर में 3 प्रकार के अधिकारी होते थे। एग्रोनोमोई अर्थात जिला अधिकारी, जो कि मार्ग निर्माण का एक विशेष अधिकारी होता था, सड़क निर्माण का अधिकारी नगरों में। एंटीनोमोई नगर आयुक्त, और सैन्य अधिकारी। नेक्स्ट है सैनिक प्रशासन। प्लिनी के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथों से सुसज्जित सेना थी, और इस दृष्टि से उसने एक विशाल स्थायी सेना का, चूँकि उसका जो साम्राज्य था वो अत्यंत विस्तृत था, और इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। मेगस्थनीज के अनुसार इस विशाल सेना के रखरखाव हेतु 6 समितियों का गठन किया गया था, प्रत्येक में 5 सदस्य थे। पहली जो समिति थी वो जल सेना की व्यवस्था करती थी, तथा दूसरी जो समिति थी वो संपूर्ण सेना के लिए सैन्य सामग्री, रसद, यातायात इत्यादि की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति थी वो पैदल सैनिकों की देखरेख में लगी हुई थी। चौथी समिति अश्वारोहियों की देखरेख में, 5वीं समिति गज सेना की देखरेख में, और 6ठी समिति रथ सेना की देखरेख करती थी। सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था, और सैनिकों को जो अस्त्र शस्त्र हैं वो राज्य की ओर से दिए जाते थे। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। सम्राट जो होता था वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था साम्राज्य में।
मौर्यकालीन न्यायाधीशों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है धर्मस्थीय अथवा दीवानी, नागरिकों के पारस्परिक अभियोगों की सुनवाई व निर्णय इस न्यायालय में होते थे, तथा दूसरा जो न्यायालय होते थे कंटक शोधन अथवा फौजदारी, व्यक्ति और राज्य के बीच अभियोगों की सुनवाई इनमें होती थी। फौजदारी तथा राजद्रोह के जो मामले होते थे उनको इन न्यायालयों में सुना जाता था। व्यवहारिक महामात्र नगर के न्यायाधीश को कहा गया है, राज्युक जनपद के न्यायाधीश को, तथा मौर्य काल में जो न्याय व्यवस्था थी उसमें धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन पर आधारित थी। मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी, कोई भी न्यायाधीश अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, क्योंकि जहां अपराधियों के लिए कठोर दंड विधान की व्यवस्था थी, वहीं भ्रष्ट तथा गलत निर्णय देने वाले न्यायाधीशों तथा अधिकारियों के लिए भी कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है गुप्तचर व्यवस्था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। महामात्यापसरप अमात्य के अधीन थी ये जो गुप्तचर विभाग था। यूनानी लेखक एरियन ने गुप्तचर को ओवरसियर तथा स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर के नाम से संबोधित किया है। इस गुप्तचर विभाग में स्त्रियां भी काम करती थी। जो पुरुष गुप्तचर होते थे उन्हें संति, तृष्णा, शरद कहा गया। स्त्री गुप्तचरों को वर्सली, भिक्षुकी और परिव्राजक कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। गुप्तचरों की दो श्रेणियां थी। पहली संस्था जो स्थायी रूप से एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे, और दूसरी थी संचारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए कार्य करते थे। गुप्तचर लोग शत्रु राज्यों में जाकर गुप्त बातों का पता लगाने का कार्य भी करते थे। नेक्स्ट है राजकीय आय के साधन। राज्य की अधिकांश आय है वो भूमि कर से होती थी, अर्थात मुख्य साधन जो था आय का वो भूमि कर था, जो उपज का 1/6 या 1/4 भाग होता था। भूमि जो थी वो दो श्रेणियों में विभाजित थी। पहली वह भूमि जो सीधे राज्य के अधिकार में थी और इससे राज्य को होने वाली आय को सीता कहा जाता था, तो दूसरी वह जो किसानों के अधीन थी और इससे मिलने वाली आय को भाग कहा जाता था, और ये भाग किसान की कुल उपज का 1/5 अथवा 1/4 होता था। भूमि से उत्पन्न होने वाली अन्य वस्तुओं पर भी कर लगाए जाते थे, जिनमें दो मुख्य थे। पहला है सेतु जो कि फल, फूल, मूल और तरकारियों पर लगाए जाने वाला कर था, तथा दूसरा है वन कर जो कि वनों की उपज से लिया जाने वाला कर था। मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी और इनको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। राज्य के आय के अन्य जो साधन थे, अन्य जो थे कर वगैरह, भूमि कर के बाद आय का जो अन्य मुख्य साधन था वो था आयात निर्यात कर। प्रवेश आयात कर को कहा जाता था, जो कि जिसकी दर सामान्यतः 20% होती थी। निष्क्राम्य निर्यात कर को कहा जाता था। पढ़ने आपातकालीन कर था। बलि एक प्रकार का भू राजस्व होता था। हिरण्य जो था वो नकद कर होता था। सेतुबंध अर्थात राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना। विष्टि निःशुल्क श्रम एवं बेगार को कहा जाता था। उपयुक्त करों के अतिरिक्त अन्य कर जैसे वणिक कर, नाव व पतन कर, चारागाहों व सड़कों पर कर, वनों, खानों, नगरों से होने वाली जो आय थी उसको दूर कहा जाता था, आदि से भी राज्य की आय होती थी। सिंचाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था। उपवास काश्तकार को कहा जाता था। कृष्ट अर्थात जुती हुई भूमि, अकृष्ट बिना जुती हुई भूमि। आदेव मात्रक वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। जनहित कार्य। चंद्रगुप्त मौर्य सार्वभौम सत्ताधारी सम्राट होते हुए भी स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं था। उसके संपूर्ण शासन व्यवस्था का जो मूल आधार था
वो जन कल्याण की भावना थी, इसलिए उसने अपने साम्राज्य में लोक कल्याणकारी कार्यों संबंधी एक पृथक विभाग कायम कर रखा था। और इस विभाग के माध्यम से उसने अपने साम्राज्य में यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कें, सरायों इत्यादि का निर्माण करवाया। कुएं, तालाबें, झीलें, नहरें आदि बनवाकर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई। मुफ्त औषधियों का वितरण करने वाले औषधालय खुलवाए तथा शिक्षण संस्थाओं को भी पर्याप्त अनुदान की व्यवस्था की। उसने साम्राज्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विशाल अन्न के गोदाम भी कायम किए, जहां से अकाल के दिनों में लोगों को अन्न वितरण किया जाता था। लोक कल्याण विभाग जो था वो वृद्धों, अनाथों, अपाहिजों और बालकों की देखभाल भी करता था। तो ये जो वीडियो है इसमें आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध के विषय में अध्ययन किया। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।